उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब नानका गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक एक्सयूवी 500 कार में एक व्यक्ति की गला रेती हुई लाश दिखाई देती है। यह घटना उस समय सामने आई जब सुबह एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी अमित कुमार को शर्मा को फोन कर पर सूचना दी कि सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास सड़क किनारे एक एक्सयूवी 500 कार के अंदर किसी आदमी की लाश पड़ी है। सुबह सुबह लाश मिलने की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उसी समय वह एसआई अजय प्रताप अपने साथियों के साथ घटनास्थल की तरफ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। घटनास्थल थाना से 3 से 4 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह 10 मिनट में ही वहां पर पहुंच गए। मौके पर काफी लोग जमा थे। वहां खड़ी एक्सयूवी 500 कार नंबर UK 876808 की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। कार के पायदान पर भी खून पड़ा था। मृतक की उम्र करीब 40 साल थी। उसका गला कटा हुआ था। मृतक शायद आसपास के क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। चेहरे मोहरे से मृतक परिवार का लग रहा था। लोगों ने बताया कि उन्होंने यह कार आज सुबह देखी थी जब वे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लोगों ने यह भी बताया कि यह कार सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बाद से यहां पर खड़ी है। उस वक्त अंधेरा था। कार की ड्राइवर सीट की ओर खिड़की खुली हुई थी। वह कार का इंजन स्टार्ट था। पहले तो उधर से गुजरने वाले लोग कार को नजरअंदाज करते रहे, मगर जब 7 बजे सूरज की रोशनी बढ़ी तभी ग्रामीणों ने कार के अंदर पड़े लहूलुहान सबको देखा। कुछ ग्रामीणों की सहायता से सबको बाहर निकाला और उसका निरीक्षण किया। कुछ ही देर में एसएसपी दिनेश कुमार भी, विद्यासागर मिश्रा और सीओ रजनीश कुमार भी वहां पर फोरेंसिक टीम के साथ आ गए। तीनों अधिकारियों ने भी बॉडी का मुआयना कर इस हत्याकांड के बारे में वहां खड़े लोगों से बात की। इसके बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी शर्मा को आरटीओ से कार मालिक का पता लगाने व केस को खोलने के निर्देश दिए। पुलिस ने जब मृतक की तलाश ली तो जेब से कुछ कागजात, मोबाइल फोन तथा पर्स में रखी नकदी मिली। पर्स में मिली नकदी और मोबाइल फोन से इस बात की तो पुष्टि हो गई कि उसकी हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर के लिए जिला अस्पताल भेज दी। इसके बाद पुलिस ने कार मालिक की जानकारी करने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया। परिवहन विभाग से पता चला कि उक्त नंबर की कार जो सुभाष चंद्रपुर ओमपाल निवासी गांव महेश्वरी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार मालिक के नाम की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने थाना भगवानपुर के एसओ से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी। भगवानपुर थाने की पुलिस ने जब गांव महेश्वरी सुभाष चंद्र के घर पहुंचकर एसयूवी कार में बॉडी मिलने की जानकारी दी तो सुभाष के भाई विश्वास ने बताया कि यह कल ही अपनी कार से घर से निकले थे, इसलिए कार में सब मिलने की बात सुनकर विश्वास, जो उनका छोटा भाई था, घबरा गया और वह अपने रिश्तेदारों के साथ जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंच गया। विश्वास को उसके रिश्तेदारों को जब मोर्चरी में रखी लाश दिखाई दी तो विश्वास वहां पर बिलख पड़ा और उसने स्वीकार किया कि यह लाश उसी के भाई सुभाष चंद्र की है। इसके बाद तो सुभाष के घर वाले में भी कोहराम मच गया और सभी परेशान हो गए। पूछताछ करने पर विश्वास ने पुलिस को बताया कि सुभाष चंद्र काफी समय से लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदारी कर रहे थे। पिछले दिन वह सुबह 9 बजे किसी काम से देहरादून जाने के लिए अपनी कार से घर से निकले थे। शाम 4 बजे तक वह परिजनों से मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रात भर घर वाले बहुत परेशान रहे। सुभाष चंद्र के लापता होने पर घर वालों ने उन्हें आसपास के रहने वाले रिश्तेदारों व उनके मित्रों के यहाँ तलाश किया। विश्वास से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुभाष चंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली और सुभाष चंद्र के बेटे दीपक चौधरी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हत्याकांड की विवेचना स्वयं थाना प्रभारी ने ही संभाली। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने परिजनों से पूछताछ की। सुभाष चंद्र की किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। इस सवाल के जवाब में परिजनों का कहना था कि वह काफी मिलनसार थे तथा वह सहकारिता की राजनीति में भी सक्रिय थे। वह इकबालपुर गन्ना समिति में निदेशक भी रह चुके थे। पुलिस को सुभाष चंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिससे उनकी मौत का कारण गला कटना व गला कटने से ज्यादा खून निकलना बताया गया। कॉल डिटेल्स मिलने पर पुलिस ने जब सुभाष चंद्र के मोबाइल पर
आए नंबरों की जांच की तो पुलिस को एक मोबाइल नंबर पर संदेह हुआ। वह नंबर सहारनपुर के थाना सदर अंतर्गत मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद का था। जब पुलिस ने अरशद के विषय में जानकारी जुटाई तो पुलिस को संदेह हो गया कि सुभाष चंद्र की हत्या में इसका हाथ हो सकता है और पुलिस को एक मुखबिर जानकारी दी कि सुभाष चंद्र की एसयूवी 500 कार अरशद के घर के बाहर देखी गई थी। इसके अलावा पुलिस ने मुखबिर को यह भी जानकारी दी कि अरशद तंत्र मंत्र का भी काम करता है और यह जानकारी मिलने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी अमित शर्मा को अरशद से पूछताछ के लिए निर्देश दे दिए। अगले ही दिन थाना प्रभारी ने अरशद के गणेश विहार स्थित मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी एक युवक ने दरवाजा खोला और वह युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और अंदर की ओर भागा। उसे भागता देख पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है तथा अरशद कहां पर है। युवक ने घबराते हुए बताया कि मेरा नाम वकील उर्फ सोनू है तथा अरशद यही दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब पुलिस की टीम के साथ वकील नाम का वह युवक अरशद के कमरे में पहुंचा तो वहां पर बैठे अरशद को माजरा समझते देर न लगी। अरशद पुलिस को देखकर घबरा गया और कांपने लगा और उन्होंने अरशद को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी शर्मा ने उसी समय अरशद से पूछताछ की तो सुभाष चंद्र की कार तुम्हारे घर पर के पास देखी गई थी। उसी रात तुम सुभाष के साथ गांव नानका के पास गए थे और वहां उसी की कार में तुमने उसी की हत्या की है। थाना प्रभारी के इस सवाल का अरशद के पास कोई उत्तर नहीं था और वह चुप हो गया और थोड़ी देर बाद चुप होने के बाद अरशद बोला, सर आपको जब इस बारे में पता चल ही गया है तो आपसे कुछ छुपाने की कोई फायदा नहीं, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूं। इसके बाद अरशद ने पुलिस को जो जानकारी दी वह इस प्रकार थी। उसने बताया कि सुभाष चंद्र लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदार थे। वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार के मैसरी गांव में रहते थे। करीब 2 साल पहले सुभाष के ही एक दोस्त अतीत कटारिया निवासी गांव छबीरा हरिद्वार ने उनसे मुलाकात कराई थी। अरशद तंत्र मंत्र का काम करता था। अतीत कटारिया ने उन्हें बताया कि यह पहुंचे हुए तांत्रिक है। उसने बताया कि यह तंत्र मंत्र द्वारा रकम को कई गुना कर देते हैं। लालची स्वभाव के सुभाष चंद्र को इस बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने अरशद को 3.5 लाख रुपए दिए थे। इस रकम को 1 करोड़ रुपए में बदलने को कहा गया था। 2 महीने तक सुभाष चंद्र की रकम नहीं बढ़ी तो उन्होंने तांत्रिक अरशद से अपने पैसे मांगे। अरशद पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो ठेकेदार ने उस पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसने तांत्रिक को पैसे देने के लिए धमकाया भी और इससे तांत्रिक बहुत चिंतित रहने लगा। इसलिए तांत्रिक अरशद ने अपने दोस्तों टीलू और वकीलों सोनू के साथ मिलकर सुभाष ठेकेदार को ठिकाने लगाने की योजना बना ली और योजना के अनुसार अरशद ने सुभाष को 1 करोड़ रुपए ले जाने के लिए कहा कि दो बड़े थैले लेकर आओ मेरे पास घर पाओ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सुभाष चंद्र खुश होते हुए अरशद के यहां पहुंचा और उस उम्मीद थी कि आज अरशद तेरे रुपए के कई गुना बढ़ाकर तुझको 1 करोड़ रुपए दे देगा। योजना के मुताबिक अरशद ने अपने घर पहुंचे सुभाष को अपनी बीवी फिरदौस से चाय बनवाई और अरशद की बेटियों आजमा व नगमा ने उस चाय में नशे की गोलियां मिला दी। वह चाय सुभाष चंद्र को पीने दी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सुभाष को बेहोशी छाने लगी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लिटाने के बाद रात्रि होने का इंतजार करने लगे और अरशद के दोस्त वकील टेलू भी वहां पहुंच गए। फिर सभी ने सुभाष को उठाकर उसकी ही कार में डाला। अरशद और वकील कार से लेकर सहारनपुर देहरादून हाईवे पर पहुंचते हैं और नानका गांव के पास पहुंचे। टीलू भी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंच गया। सड़क किनारे खड़ी कार के उन्होंने सुभाष को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। फिर टीलू ने गाड़ी के अंदर जाकर सुभाष के हाथ पैर पकड़ लिए और वकील ने सिर पकड़ लिया पीछे तरफ कर तभी अरशद ने ड्राइवर साइड पर खिड़की खोलकर सुभाष का गला रेत दिया और चाकू से 3-4 वार कर उसकी गर्दन काट दी। सुभाष चंद्र को ठिकाने लगाने के बाद वे बाइक से घर लौट आए और अरशद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने वकील से भी पूछताछ की तो उसने भी अरशद के बयान की पुष्टि की। अरशद व वकील की निशानदेही पर पुलिस ने सुभाष की हत्या में प्रयुक्त चाकू, सुभाष के चाय में दी गई नशे की गोलियों का रैपर तथा अरशद के रक्त रंजित कपड़े अरशद के घर से ही बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस में धारा 120 व आर्म एक्ट की धारा 251/4 को और बढ़ा दिया। दूसरे ही दिन पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी अरशद की पत्नी फिरदौस के अलावा उसकी बेटियों अजमा
वह नगमा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और छठा आरोपी टीलू निवासी नवादा जो फरार होता है उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।